ओके, सो हमने यहाँ पे शेप को देखा था कि इसका शेप एग्जैक्टली है क्या, 2 रो एंड 4 कॉलम। तो इस तरीके से हम इसका शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और समटाइम्स आपको कभी कभी कोई बोल सकते हैं कि मेरे को 5 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है, 5 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है, 4 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है, कि हम उस 5 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल एरे को कैसे क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नॉर्मल यहाँ पर आपके सामने एक एरे डिजाइन किया और आपको पता था हम इस तरीके से डी टाइप भी डिसाइड कर रहे थे। तो वी आर डिसाइडिंग डी टाइप लाइक I4। आप डिसाइड करना चाहते हो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं डी टाइप डिसाइड नहीं करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट इसका डी टाइप क्या होगा, इंटीजर 32 बिट का ही होगा, इन 32 बिट। अब मुझे एक्चुअली डिसाइड क्या करना था, मुझे डिसाइड करना था उसका डायमेंशन। तो मैंने बहुत सिंपली यहाँ पे लिखा एंड डिम। एंड डिम से हम पहले डायमेंशन आइडेंटिफाई कर रहे थे, बट यहाँ पे मैंने एंड डिम लिखा एंड इक्वल टू 3। सो मैंने उसको क्लियर भी बोला कि जो भी आप एरे क्रिएट करोगे 45, 67, 89, 34 का, उसका डायमेंशन जो है वो 3 डायमेंशन में आपको क्रिएट करना है। सो मैंने एक लास्ट टाइम आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन है। तो यू कैन सी स्टार्टिंग में या एंड में उसके स्क्वायर ब्रैकेट काउंट कर लो, उसके जितने स्क्वायर ब्रैकेट होंगे दैट मींस उसका डायमेंशन उतना होगा। इसके स्क्वायर ब्रैकेट कितने, 2 हैं। तो अगर आप इसका डायमेंशन चेक करते हो तो बहुत सिंपल है, आप इसका डायमेंशन कैसे चेक करोगे, एक्स डॉट एंड डिम, ये एट्रीब्यूट लगा देंगे, देखो 2 डायमेंशन आ रहा है। अभी मैंने इसका डायमेंशन कितना कर दिया, 3 करा था, मैं इसको 6 कर देता हूँ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि मेरे पास यहाँ पे कितने स्क्वायर ब्रैकेट आने चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग में 6 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आने चाहिए। तो पहले मैं इसको क्रिएट करता हूँ। सो ओके, नॉट अनएक्सपेक्टेड एंड डिम। So NDMIN, सॉरी NDMIN मेरे को यहाँ पे लिखना था, मैंने उसका एट्रीब्यूट वो पार्ट गलत लिख दिया था यहाँ, ठीक है। तो मैंने एंड डायमेंशन उसको बता दिया, कितने डायमेंशन उसको क्रिएट करने हैं, 6 क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करता हूँ, इसको एक्स को। तो यू कैन सी कितना डायमेंशन आ रहा है मेरा, 6 डायमेंशन आ रहा है। मैं अभी इसको शेप दे देता हूँ। सो अगर आप इसका शेप चेक करोगे, एक्स डॉट शेप, अब इसका एक्स शेप चेक करोगे तो क्या है, 1 1 1 1 एंड 4। सो पहला ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, मतलब एक एक डायमेंशन सब जगह है। और जो सबसे लास्ट में है वो 4 जो दे रहा है वो आपको क्या दे रहा है, आपके कॉलम काउंट दे रहा है। इज दिस क्लियर? बहुत सिंपल सी चीज थी, ये मैट्रिक्स फॉर्मेट था, जैसे हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में यूज करते हैं उसी तरीके से हम इस शेप को भी यूटिलाइज करते हैं। तो दैट मींस आपके पास कोई डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट आ रहा है, आप उसको इजीली चेंजेस कर सकते हो। 3 डायमेंशन में मैंने इसको ले, सर ये लास्ट पार्ट एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, ये 1 1 के लिए आप बोल रहे हैं? जी जी सर। ओके, सो पहले मैं आपको ना सिंपली बताता हूँ, मैंने अभी 2 डायमेंशन में इसको कन्वर्ट किया है, बट मैंने यहाँ पे किस तरीके से उसको डिजाइन किया हुआ है 1D में। सो जैसे ही मैं इसको 2 डायमेंशन करूंगा तो उसका एक्चुअली शेप क्या आएगा, 1 into 4। तो यू कैन सी 1 into 4। अब मैंने 3 डायमेंशन किया तो उसका शेप क्या आएगा, 1 into 1 into 1 into 4। दैट मीन्स एक 1 इसके लिए आएगा, एक 1 इसके लिए आएगा, और ये जो इंटरनल ब्रैकेट जो है ना उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो यू कैन सी इसका शेप हम चेक करते हैं तो ये इस तरीके से हमें शो करेगा। अब इसके अंदर और भी डायमेंशन, जब जितने डायमेंशन बढ़ाते जाओगे उतने वंस यहाँ पर आते जाएंगे। जैसे आपने 4 डायमेंशन किया तो 3 बार 1 एंड 1 टाइम 4, इस तरीके से ये इंक्रीज होता है। ओके, एनी क्वेश्चन? इट्स ओके सर, थैंक यू। इसका यूज क्या है सर? बेसिकली हम लोग, मैंने आपको बताया था कि आप जितना भी डीलिंग करोगे वो 2D तक डीलिंग करोगे, आप 3D तक या 4D 5D तक आप कोई डीलिंग नहीं करने वाले, क्योंकि आपका डेटा सेट ही 2D फॉर्मेट में रहता है। ओके, और एन डायमेंशनल का यूजेस क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जैसे लास्ट टाइम सुमित हमारे साथ में थे तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछा था कि हमारे पास कोई हेटेरोजेनियस डेटा आ जाए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछा था। जब आप डेटा सेट अपलोड करते हो तो हर एक कॉलम एक अपने आप में इंडिविजुअल एरे की तरह रिएक्ट करता है, तब हमें उनके डायमेंशन डिसाइड करने पड़ते हैं कि हमें किस फॉर्मेट में उसको लेना है। सो बेसिकली आपको नंपाई से डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास डेटा फ्रेम होता है पैंडास में, मैं आपको इसका अल्टरनेटिव भी बताता जाऊंगा
पैंडास में आपके पास डेटा फ्रेम होता है, उसके बेसिस पे भी हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। शेप इज व्हाट की जस्ट आप शेप आपको मिल रहा है, ये 2D फॉर्मेट में है, आप इसको रीशेप करना चाहते हो किसी और फॉर्मेट में, तो ये सारी चीजें उससे रिलेटेड हो जाती है। ओके क्लियर? आपको एरे का शेप वगैरह चेंज करना है, 2D मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेके आना है, तो आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में इस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो उसी के फॉर्मेट में एक और टॉपिक है इसके अंदर, रीशेप। तो ये मैं सारे चीजें आपको बताता जा रहा हूँ बिकॉज ये सब चीजें बहुत ना बेसिक लेवल हम लोग यूटिलाइज करते रहते हैं। कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है कि अगर हमें किसी चीज को रीशेप करना है तो हम किस तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक्स को यहाँ पे लिया, np डॉट एरे, एक एरे मैंने फिर से क्रिएट किया और स्क्वायर ब्रैकेट मैंने एक लंबा सा एरे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट क्या हो गया, मैंने इसमें यहाँ पे कोई शेप डिसाइड नहीं किया, अभी तो ऊपर शेप चेक कर रहे थे कि उसका एग्जैक्टली शेप क्या है, उसका डायमेंशन शेप क्या आ रहा है। एंड 3 डायमेंशनल अगर आप एरे बनाते हो तो उसका शेप फॉर्मेट ये आता है। 4 डायमेंशनल बनाओगे तो 3 टाइम 1 एंड 1 टाइम 4 आएगा। अब रीशेप का फॉर्मेट क्या है, यानी कि मैट्रिक्स या तो 2 डायमेंशन में हो सकती है, 1 डायमेंशन में होती है, 0 डायमेंशन में होती है, या 3D या मल्टी डायमेंशन में हो सकती है। अब सपोज आपके पास इतना सारा डिटेल अवेलेबल है, आप इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो। अगर आप इसका शेप निकालोगे तो अभी इसका शेप क्या है, 8 यानी कि 1D है। अगर इसका डायमेंशन भी मैं आपको चेक करके बता दूं, इसका डायमेंशन क्या है हमारा, 1D डायमेंशन है। अब मेरे को इसको 2D यानी कि मेरे को इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो आई आल्सो डोंट नो व्हाट्स द टोटल एलिमेंट, तो मैं लाइन चेक कर लेता हूँ। टोटल एलिमेंट इज 8। तो मैं इसको 4 का 2 डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब एक रो में 4, एक रो में नेक्स्ट रो में 4, मतलब इसमें कितनी रो होंगी, 2 रो, और कितने कॉलम आ जाएंगे, 4 कॉलम। तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपली करा, मैं एक एक्सटर्नल वेरिएबल ले लेता हूँ z, और मैंने लिखा x डॉट रीशेप, एंड द रीशेप इज द फंक्शन व्हिच इज अवेलेबल इन योर numpy। आपने यहाँ पे लिखा 2,4। So 2 is my row and 4 is my columns. तो जैसे 2, 3, 4, 5 जो है वो फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड 6, 7, 8, 9 जो है वो हमारा सेकेंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इसे रन करा। हाँ, जब भी आप रीशेप कर रहे हो मेक श्योर आपका डेटा है ना उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके एक्सटर्नली बाहर नहीं जाए। अगर बाहर जाएगा तो ये रीशेप नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिर से रीशेप करता हूँ आपके सामने, तो एक प्रॉब्लम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। हम 5,4 करना चाहते हैं, तो अभी 5,4 इट्स वैलिड और नॉट, तो यू कैन सी कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 8 इनटू शेप 5,4। तो ये रीशेप नहीं कर सकता, मतलब 5 रो बना के हर रो में 4-4 कॉलम नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके पास एलिमेंट ही 8 है। तो इसका एक और शेप फॉर्मेट क्या हो सकता है, मैंने बोला 3,4, इज इट पॉसिबल, नो। 3,2 इज इट पॉसिबल, नो। अगर मैंने हर 8 है तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 4,2, दिस वन इज पॉसिबल। हर रो के अंदर 2-2 एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब आपको कैलकुलेशन मॉडल भी इसका सोचना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में हम इसको रीशेप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आप 1D 2D किसी भी 3D फॉर्मेट में भी आप रीशेप करना चाहते हो, आप 3D फॉर्मेट में भी इसे रीशेप कर सकते हो। लेट्स सी, मैं 3D फॉर्मेट में इसको रीशेप करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने 2 उसको करा, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, ये मेरा 3D फॉर्मेट में आ गया। मैं इसको रन करता हूँ तो यू कैन सी दिस इज माय 3D फॉर्मेट। ये शेप फॉर्मेट्स आपको डिजाइन करने पड़ेंगे। तो इसका कैलकुलेशन मॉडल देखो, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8। दिस इज अ फॉर्मेट, हम किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। 4 into 2 is what, 8। और इससे पहले मैंने क्या लिख रखा था, इसको एक और तरीका लिख रखा था ना, इसमें क्या लिख रखा था, 2 into 4, सॉरी 4 into 2, so this is an 8। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन जो हो उसके एलिमेंट के काउंट के बराबर आना चाहिए, तो उसको आप बहुत आसानी से रीशेप कर सकते हो, चाहे वो 1D में हो चाहे वो 2D में हो, किसी भी फॉर्मेट में आपको उसको रीशेप करना है तो आप इजीली उसको रीशेप कर सकते हो। ओके क्लियर, एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट है आपको? ओके
सो इसका मैं No, sir. डायमेंशन भी आपको चेक करके बता देता हूँ. दिस इज अ डायमेंशन, इट्स 3. अच्छा, रीशेप करने का फंडा समझ में आ गया. अगर 8 एलिमेंट है तो आप उसका क्या करो, एलसीएम निकालते हैं ना हम लोग, एलसीएम फॉर्मेट में कैलकुलेट कर लो कितने फॉर्मेट्स आप उसके डिजाइन कर सकते हो. ओके, क्लियर है. एक और चीज होती है, दैट वन इज व्हाट, एक चीज थी, एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक एरे होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैटन एरे. ओके, सो ये मैं वो चीज बता रहा हूँ, एक से इंटरव्यू में पूछा गया था एंड इसके यूजेस भी मैं आपको बता दूंगा. तो ये मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट पे आ जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्लैटन एरे. फ्लैटन एरे का मतलब क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल कि मैंने एक एक्स बनाया एंड पी एरे स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट 2 3 4 2 3 4, ये मैंने 4 एलिमेंट जिसमें ले लिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट 5 6 7 8, ये इस तरीके से ले लिया. सो यू कैन सी एक्स डॉट एंड डिम इज व्हाट, हमारा 2 डायमेंशन में. मुझे इसको क्या करना है, फ्लैटन एरे में कन्वर्ट करना है. तो जब भी हम फ्लैटन एरे में कन्वर्ट करते हैं, सो मैंने इसको लिखा रीशेप अंडर ब्रैकेट -1. ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैटन एरे. अभी आप देखना फ्लैटन एरे का फॉर्मेट क्या होगा. जी को मैं प्रिंट कराऊंगा, तो यू कैन सी अगर आपका कोई एरे मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट में है, मल्टी डायमेंशनल मेरा मतलब है वो 1D में नहीं होना चाहिए और 0D में नहीं होना चाहिए, वो किस में होना चाहिए, 2D में, 3D में, 4D 5D या मल्टी डायमेंशनल अगर हम बोल रहे हैं, और उसे हम 1D एरे में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, फ्लैटन एरे. ओके, सो मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जिससे आपको हेल्प आउट हो जाएगा, और ये काफी बार क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है. फ्लैटन एरे एक means converting multi-dimensional array into single dimension. ओके, सो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे फ्लैटन एरे पूछता है, अगर आपने पहले डायमेंशन, ये आपने जो बता दिया, थ्योरी आपने बता दी, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, क्लियर है. सब आपको क्या लिखना है, रीशेप -1, तो ऑटोमेटिकली वो किस में चला जाएगा, फ्लैटन एरे फॉर्मेट में चला जाएगा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज, इसको आप लूप से भी फॉलो कर सकते हो बहुत इजीली अगर आप चाहो तो. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक z है, दिस इज एन एरे. लूप से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इटरेटिंग मोड मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि कैसे आप इटरेट कर सकते हो, कैसे आप उसे वो फॉलो कर सकते हो. आप किसी भी चीज के साथ में हम उसको बहुत आसानी से उसको प्रोसीड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मेरे पास एरे बाय यूजिंग लूप, बहुत सिंपल सी फॉर्मेट में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, एरे बाय यूजिंग लूप. लूप के साथ में हम कैसे यूज करें. सो सिंपली आप लोगों ने जो यूज किया था, लाइक डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट के साथ में भी आपने आई थिंक लूप देखा होगा. सो लूप इज व्हाट, फॉर लूप. सो मैं फॉर लूप को यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये एक रनिंग मोड है, व्हाइल लूप की मुझे जरूरत नहीं है, मैं बहुत आसानी से इसके साथ में प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने एक आई वेरिएबल लिया, आई इन रेंज लिया, और मैंने बहुत सिंपली यहाँ पे बोला लेंथ ऑफ z. तो मुझे तो नहीं पता लेंथ ऑफ z क्या है, मैं आपको चीजें क्लियर करता हुआ चलता हूँ. मैंने लिखा LAN अंडर ब्रैकेट z, तो कितना आया, 8 आया. तो हम लूप को जो चला रहे हैं वो पॉजिटिव फॉर्मेट में चला रहे हैं, तो इसका इंडेक्स यानी कि इसकी रेंज जो स्टार्ट होगी वो किससे स्टार्ट होगी, वो 0 से स्टार्ट होगी. तो मैं पहले आई को प्रिंट कर देता हूँ एंड इक्वल टू स्पेस लगा दिया मैंने यहाँ पर. तो मैंने आई को प्रिंट करा, 0 से स्टार्ट होगी, और लेंथ ऑफ z क्या है, 8 है. तो इसको स्टॉप कब होना है, 8 से 1 कम यानी कि 7. तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, तो मैंने यहाँ पे देखा 0 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द इंडेक्स नंबर.
जो हम एरे के अंदर यूज कर रहे हैं। अब मुझे एरे के इंडेक्सिंग उठानी है तो बहुत सिंपली मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट लोड ने ये वाला पार्ट नहीं देखा था, मैं इनको क्लियर कर देता हूँ ये वाली पार्ट। तो मैंने इसको z में डाला और z ऑफ i, क्योंकि आपको पता है कि आप कभी भी कोई भी इंडेक्स नंबर यानी कि z ऑफ 0 अगर आप लिखोगे तो ये हमें क्या पिकअप करके देगा 2, और i हमें क्या दे रहा है, एक काउंटिंग प्रिंट करके दे रहा है, जिसको हमने एक फॉर्मेट बना लिया कि वो इंडेक्स नंबर है हमारे z का। हम इसको प्रोसेस करते हैं, यू कैन सी यहाँ पर हमारी काउंटिंग आ रही है। तो आप इस तरीके से इसको बहुत आसानी से प्रोसेस करके देख सकते हो। तो नाउ इसमें एक क्वेश्चन मैं पुट अप करता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर, 2 बार रिपीट हो रहा है, मुझे उसको चेक करना है। तो लॉजिक क्या बना, तो अगर मुझे किसी चीज को चेक करना है, सपोज श्वेता किसी होटल में, ठीक है, किसी होटल में एक बार चेक इन किया उन्होंने, फिर नेक्स्ट टाइम फिर चेक इन किया। सो दैट मीन्स जब ये किसी भी रेस्टोरेंट, होटल या किसी भी फॉर्मेट पे कोई किसी पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं तो वहां पर इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 टाइम फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जितनी बार ये आ रहे हैं उतनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग काउंट करेंगे। सो एक काउंटर हमने लगा दिया, हमने एक सिंपल सा एक वेरिएबल ले लिया काउंट, ठीक है, ये वेरिएबल है, कोई प्री डिफाइंड मॉडल नहीं है, हमने काउंट वेरिएबल लिया, उसको हमने 0 असाइन कर दिया। क्या असाइन कर दिया, 0 असाइन कर दिया। फर्स्ट टाइम 0, तो जैसे श्वेता एक बार एंटर हुए डोर के अंदर, सो दिस इज माय फर्स्ट काउंट, फिर सेकंड टाइम एंटर हुए डोर के अंदर, दिस इज माय सेकंड काउंट। ओके, सो दिस इज माय काउंटर। अब काउंटर के अंदर हमने क्या करा, हमने बोला हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, हमने i को एक वेरिएबल दिया, क्या 5, या मैं n लिख देता हूँ, मेरे को किसको आइडेंटिफाई करना है 5। तो मैंने एक फॉर लूप चलाया i इन रेंज, और कहां तक हम इसको चला रहे हैं लेंथ ऑफ z तक, एंड उसके बाद मैंने एक इफ स्टेटमेंट दिया, और मैंने बहुत सिंपली उसके अंदर लिखा कि हमारा z ऑफ i जो है, z ऑफ i इक्वल टू n होना चाहिए। अगर जितनी बार मैचअप हो रहा है उतनी बार हम काउंट प्लस इक्वल टू 1 करते जाएंगे, मतलब काउंटर में हमारा एक प्लस होता जाएगा। ओके, अब हमने क्या करा, काउंट को हम प्रिंट कर देंगे। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इन एरे इज कॉलन, और फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किसके थ्रू आ रही है, काउंट के अंदर है। हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज व्हाट 2, ठीक है, इज दिस क्लियर, एनी डाउट? सर ये जो लॉजिक है कि if zi is equal to 5 नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट? आप 5 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने इसको n के अंदर इनपुट कर रखा है इसलिए मैंने n वेरिएबल यूज किया है। आप यहाँ पे अगर 5 लिखना चाहो आप 5 भी लिख सकते हो, लाइक मैंने 5 लिख दिया। उसके अलावा और कोई पार्ट हम लोग देख लेते हैं। 6 है हमारे पास, हम 6 को लिखते हैं, तो यू कैन सी इसका भी आपका वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने एक इसको इंटीजर यूजर इनपुट के फॉर्मेट पे इसको कलेक्ट करने की सोच रहा था मैं, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से बनाया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर द नंबर व्हिच इज अवेलेबल इन एरे। वो डेटा डालना है जो एरे के अंदर अवेलेबल है। सो एरे के अंदर हमारा 7 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 8 भी है। मैं 8 डाल देता हूँ, और उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी चेक करो, किसी की भी फ्रीक्वेंसी आप इसमें इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो ये यूनिवर्सल फ्लेक्सिबल प्रोग्राम हमने यहाँ पे डिजाइन कर दिया, सिंपल। ओके, क्लियर, नाउ क्लियर। सो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नंपाई के अंदर। ये एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रोसेस करने होते हैं, और इजी है, टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप इसके अंदर निकाल सकते हो। सपोज इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको पुट अप करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैक्सिमम नंबर। ओके, सो व्हिच वन इज द मैक्सिमम नंबर, कि हमारे पास एक एरे है जी के अंदर इतना सारा डेटा है और मुझे मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो मैं मैक्सिमम नंबर कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? इज देयर एनी आइडिया, आप कुछ बताना चाहोगे किस तरीके से?
हम लोग मैक्सिमम नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेरिएबल डिफाइन करेंगे, each time loop में रन करेंगे और we'll check the index. If that is greater than the last one, करेक्ट। we'll replace it, otherwise we'll continue with that. सो मैं एक n वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करें, z ऑफ 0 को असाइन कर दें, ओके, एंड देन उसके बाद हम एक फॉर लूप चला देंगे फॉर i इन रेंज, और ये हो गया हमारा मैक्सी नाम रख देता हूँ मैं इसका, एंड एलियन ऑफ z हमने यहाँ पे इसको दिया, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ maxi is greater than, maxi is less than what, z of i, और इसको मैं 0 से चलाने की जगह मैं 1 से चलाऊंगा, क्योंकि 0 तो मेरा ऑलरेडी डिसाइडेड है, मैंने इसको 1 से चलाया, एंड कॉलन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया maxi इक्वल टू z ऑफ i, करेक्ट है, मैक्सिमम नंबर दे देगा हमें, maximum number in array, okay, colon comma, this is my maxi, and we run this. So your maximum number is what, 8. इसी का एक और शॉर्ट फॉर्म रहता है हमारे पास, we are using max, and एक छोटी सी चीज है विशाल, yes. sorry to interrupt, जो आप ये फंक्शन, ये लूप्स वगैरह रन कर रहे हैं, वी आर नॉट क्लोजिंग द लूप, या फिर इनमें पाइथन में लूप क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, पाइथन में लूप क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज ऑफ दैट जब भी आप लूप डिजाइन करते हो तो उसके आगे जो कॉलन होता है, जैसे लूप ब्लॉक की आप बात कर रहे हो, राइट, सो जो ब्लॉक स्टार्ट करना होता है वो ब्लॉक को आइडेंटिफिकेशन देता है, ये कॉलन, ओके, एंड उसके पाइथन के अंदर होते हैं इंडेंटेशन। तो जैसे मैंने इफ के जो फॉर लूप के अलाइनमेंट आप मेरा देखोगे, इफ का अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट मेरा इस फॉर्मेट में, तो मैं हर कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद में आप जितने भी स्टेटमेंट देखोगे पाइथन में मेरी साइड से या ऑनलाइन की फॉर किड्स किसी पे भी, तो हर कंडीशनल स्टेटमेंट के आगे या फंक्शन के आगे कॉलन प्लेस करते हैं हम लोग। सो अदर प्रोग्रामिंग्स में वी आर यूजिंग कर्ली ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज, दैट इज कॉल्ड एन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, बट इन पाइथन दिस कॉलन इज द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, और उसका जो अलाइनमेंट है ना वो बॉडी होता है बेसिकली। अगर आपका अलाइनमेंट में बैक कर दूं, सपोज इसको मैं बैक कर दूं, तो ये प्रोसेस फंस जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एन इंडेंटेशन, ओके, क्लियर। सो आप जैसे इसके साथ में आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप अगर जैसे लूप के साथ में आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास मैक्स के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक हम लोग मैक्स यूज कर सकते हैं। मैक्स इज डिनोटेड, मैक्स क्या करेगा, आपको मैक्सिमम नंबर आइडेंटिफाई करके दे देगा, बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, काफी लोग एक मिस्टेक करते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर जो वेरिएबल है ना उसको मैक्स असाइन कर लेते हैं। सो यू कैन सी अगर ये ग्रीन हो रहा है ना, so what is the meaning of that कि ये प्रीडिफाइंड है फंक्शन, ओके। सो आप इससे बचो, अगर आपने इसको राइट कर दिया और इसके साथ में कोई प्रोग्राम डिजाइन कर रखा है मैथ्स के साथ में, तो ये फंक्शन कई बार एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है। तो इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई मतलब अपने दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा कि मुझे मैथ्स यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेन यूज किया, तो मैं एक ट्रायल मार के देखता हूँ, मेरे साथ में काफी बार हुआ है, मैं इसको एक आपके सामने एक ट्राई मार के दिखा देता हूँ। दिस इज माय मिनिमम नंबर, तो मैं यहाँ पर मेन यूज कर देता हूँ सब जगह, ओके। इसका बस मुझे साइन चेंज करना है, सिंपली मेरा लॉजिक चेंज हो जाएगा, और मैं यहाँ पे मेन यूज कर देता हूँ, ओके, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यू कैन सी मेरा मिनिमम नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और वहीं पे मैं फंक्शन के अंदर जी असाइन करता हूँ, तो यू कैन सी नाउ यू कैन सी इट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ये एरर आपको फेस करने को मिल जाएगा, ओके। सो बहुत केयरफुली वर्कआउट करो इन सब चीजों के साथ में, अदरवाइज मैं मिन की जगह कोई मिनी लिख देता है इधर, तो ये मेरा फंक्शन इजीली वर्कआउट कर रहा होता, ओके।
ये छोटे छोटे चीजें रहती हैं। So that means कि already defined functions भी redefine हो जाते हैं, जैसे Yes. हमने already define था minimum function तो, लेकिन अगर हमने उसको as a variable ले लिया तो वो redefine हो गया automatically। नहीं रीडिफाइन नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप आपका इंटरप्रेटर या किसी प्रोग्राम का कंपाइलर वर्किंग कर रहा होता है, तो पाइथन में बोलूं या प्रोग्रामिंग के अंदर एक वर्ड बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। मतलब इसमें किसी चीज के दो मीनिंग नहीं हो सकते। अगर आप पाइथन एक डायनेमिक टाइप की प्रोग्रामिंग है, अगर ये स्टैटिक होती ना तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। ये डायनेमिक टाइप है तो इसमें चेंजेस आ जाते हैं, कई बार ये मिसमैच कर जाता है। तो ये छोटे छोटे ब्लंडर मिस्टेक्स जो होते हैं ना, इस वजह से हमारे प्रोग्राम्स कई बार फंस जाते हैं। एक्चुअली तो एरर तब शो होना चाहिए था जब हमने मिनिमम को Z0 लिखा कि एक प्री डिफाइन या कीवर्ड जो है वो वेरिएबल के उससे नहीं डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली तो वहाँ पे एरर नहीं उस टाइम पे एरर नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये डायनेमिक है ना, तो आपको परमिशन ग्रांट कर देगा, आप उसे यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप उसे नेक्स्ट टाइम डिजाइन करोगे, देखो क्या होता है ना, जैसे आप एक बार एंटर हो गए किसी जगह पे, राइट? सो जैसे एक जनरल आइडिया देता हूँ, हम लोग जैसे ऑफिस पार्टी अटेंड करते हैं, हमें वो लोग एक बैंड देते हैं, राइट? हम बैंड लेके एक बार एंटर हो गए, हम फिर एग्जिट हो गए, फिर हम दोबारा बैंड लेके गए तो वो हमें एंट्री नहीं देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उस बैंड की एंट्री एक बार हो सकती है, सेकंड टाइम पे वो एम्बिग्यूटी में फंस जाएगा। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस हुआ कि फर्स्ट टाइम में तो उसने बहुत आराम से हैंडल कर लिया, यस वेलकम है आप आ जाओ, उसने आराम से आपका वेलकम किया। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम एंटर करे ना, तो उसने बोला आप ऑलरेडी आ चुके हो, आप दोबारा री एंटर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वो एम्बिग्यूटी में फंसा कि ये एक कॉलेबल फॉर्मेट नहीं बचा उसके लिए। तो जब भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आएगी ना, वो फर्स्ट टाइम में नहीं आएगी। अगर डुप्लीकेसी होगी ना, वो सेकंड टाइम में बचाएगा कि अब ये डुप्लीकेट है, आपका ऑलरेडी एंटर्ड हो चुका है, उससे पहले वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता उसको। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये फंक्शंस के साथ में कई बार ये हम लोगों को कई बार ऐसे आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, यार ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम कैसे इसको रिजॉल्व करें। दिस इज द फॉर्मेट कि आप उसको अलग से हैंडल करो तो ज्यादा बेटर है, उसके साथ में हैंडल करोगे तो आप फंस जाओगे इस केस में। बट सर जैसे ये वाला फंक्शन तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी कीवर्ड है, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें हमें पता ही नहीं होगा कि वो भी एक कीवर्ड है, तो एटलीस्ट एरर ऐसा आए कि ये ऑलरेडी एक कीवर्ड है और इस वेरिएबल नेम चेंज होना चाहिए, है ना? उसका भी मैं आपको एक क्लियरेंस दे देता हूँ। जैसे आप कोई भी टूल यूज कर रहे हो तो उसमें आपको उसका लैंग्वेज, मतलब जैसे आप देखोगे ना, मैं जुपिटर यूज कर रहा हूँ तो जो चीजें मेरी प्री डिफाइंड है वो ग्रीन फॉर्मेट में आ रही है। आपको उस टूल का कलरिंग फॉर्मेट समझना पड़ेगा। आप किसी भी टूल में वर्कआउट करते हो तो जो चीज प्री डिफाइंड होगी ना, ऑटोमेटिकली आप उसके साथ में देखोगे ना, उसका कलर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टूल का फॉर्मेट दिखा देता हूँ क्विकली, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा ये थ्योरी भी। जैसे आपने इसको लिया, ओके, सो यू कैन सी मैं SQL का पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो जो क्रिएट है, डेटाबेस है, यूज है, ESC है, इंसर्ट है, इनटू है, ये सब हमारे क्या है, प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। तो ये सारी चीजें, कोई भी टूल होगा ना, कैसा भी टूल होगा, अगर यूजर फ्रेंडली है ना, उसमें आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी मिलेंगी। हाँ, इसमें क्लियर आप वहां नहीं कर सकते जहां पर आपका नोटपैड यूज कर रहे हो, तो वहां पर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसमें आप कलरिंग फॉर्मेट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको इसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? सो ये इटरेशंस हैं, इटरेशंस और लूपिंग बोथ आर सेम थिंग। आप बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते हो, आप इजीली आप उसको वर्कआउट करो, आपको आसानी से समझ में आएगा कि कैसे ये वर्कआउट कर रहे हैं। एक और तरीका होता है फॉर आई इन जी, पहले मैं जी को चेक कर लेता हूँ, जी इज वर्किंग, यस। फॉर आई इन जी हम इसको इस तरीके से भी लिख के काम कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम डेटा को पिकअप कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपका डेटा पिकअप हो जाएगा। ओके, सो इन मेंबरशिप ऑपरेटर है, एंड मेंबरशिप ऑपरेटर इज वर्किंग लाइक दिस कि आप एक एक पार्ट पे अलग से हिट भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक? ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, लाइक फॉर एग्जांपल कई बार हमें इनकी जरूरत पड़ती है, जैसे स्वॉट, ज्वाइनिंग द डेटा,
एरे में और सॉरी क्या बोलते हैं उसको, numpy में या एरे के अंदर हम डेटा को ज्वाइन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्स डेटा है np डॉट एरे, एक सिंगल डायमेंशनल डेटा हम लोग डिजाइन कर, सॉरी सिंगल डायमेंशनल डेटा हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। np डॉट एरे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 5 7 6 7 8 9 8 तक कर लेते हैं। इट्स वेरी इजी। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया। दिस इज माय रिजल्ट, प्रिंट x प्रिंट y। तो दीज आर माय रिजल्ट्स। मेरे को इनको कॉन्कैटिनेट करना है। दैट वर्ड इज व्हाट, कॉन्कैटिनेट। आप ऑलरेडी जानते हो, स्ट्रिंग अगर आप लोगों ने स्टडी किया है तो उसके अंदर आपको कॉन्कैटिनेट या ज्वाइन के ऑप्शंस आपको सिखाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कि हम दो डिफरेंट वेरिएबल के डेटा को एक साथ मर्ज करने की बात कर रहे हैं। तो कॉन्कैटिनेट इज व्हाट, पहले एरे में दूसरा एरे जोड़ना। कॉन्कैटिनेट इज व्हाट, पहले एरे में दूसरा एरे जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा np डॉट कॉन्कैटिनेट। सो मैं ब्रैकेट लगा के इसको चेक कर लेता हूँ। यस, सो जैसे मेरे से बड़ी स्पेलिंग काफी और स्ट्राइक हो जाती है तो मैं इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मैंने पहला एरे दिया x, दूसरा एरे दिया y, और मैं स्केलर इंडेक्स, अच्छा सॉरी ब्रैकेट लगाना भूल गया था एक और। नाउ इट्स वर्किंग। तो फॉर्मेट कभी कभी गलत हो जाता है। सो यू कैन सी मेरा एरे जुड़ गया, लेकिन जुड़ा कैसे, 3 4 5 6 5 6 7 3 4 5 6 5 6 7। अब मैं इसको स्विच कर देता हूँ y, x। आप इस तरीके से कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो तो आपका एरे जो है वो अलग फॉर्मेट में कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। ओके, दिस इज क्लियर। लेकिन टास्क यहाँ नहीं है। टास्क कहाँ है, ये तो बहुत आसान सी चीज थी कि दोनों जोड़ दिया, फ्लैटन एरे जैसे दिखने लगा। हम फ्लैटन एरे भी इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, एक 2D फॉर्मेट में डिजाइन करके रीशेप करा करके। लेकिन हम एक फॉर्मेट देखते हैं यहाँ पे। हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने हमें टास्क दे दिया कि भाई अब आपको काम तो करना है 2D एरे के साथ, तो आप इस एरे की बात ही क्यों कर रहे हो। तो चलो हम क्या करते हैं, हम 2D एरे ही डिजाइन कर देते हैं 6 7 8 9। तो हमने 2D एरे डिजाइन कर दिया और मेरे को y भी डिजाइन करना पड़ेगा, तो मैं y को भी डिजाइन कर देता हूँ। थोड़ा सा डाउन करूंगा, नंबर्स थोड़े से कम पड़ गए मेरे पास। सिमिलरिटी वाले नंबर्स नहीं डालूंगा मैं यहाँ पर। 2 3 4 5 और मैं इसको डाल देता हूँ 5 6 7 8। ओके, सारे नंबर मैंने अलग कर दिया। और दोनों एरे जो है वो मेरे कैसे हैं, 2D फॉर्मेट्स में है। दोनों एरे कैसे हैं, 2D फॉर्मेट में है। हम प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर, इन दोनों को प्रिंट कराया। दोनों एरे कैसे हैं, 2D फॉर्मेट। अब मुझे इसको कॉन्कैटिनेट करना है। कॉन्कैटिनेट करते समय मैंने जी का यूज किया, np डॉट कॉन्कैटिनेट यहाँ पे डाला। अब मेरे को इसको कॉन्कैटिनेट करना है तो मैंने x, y किया। क्या किया, x, y, एन ओ लिख दिया मुझे, एन रन किया x, y। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं जी को प्रिंट करा। सो यू कैन सी मेरा डेटा कैसे ऐड ऑन हुआ है। अब इसको ध्यान से समझना, मेरा डेटा कैसे ऐड ऑन हुआ है। पहले 2 3 फर्स्ट रो, पहले फर्स्ट एरे को उसने डाउन ऐसे स्टैक फॉर्मेट में अरेंज करके दिया, 2 3 4 5। फिर मेरा 5 6 7 8। ठीक है, पहला वाला एरे पूरा कॉन्कैटिनेट, फिर नीचे वाला एरे पूरा कॉन्कैटिनेट। क्लियर हुआ। इसका शेप चेक करना है, z डॉट शेप क्या बन गया है 4,2। इसका आपको डायमेंशन चेक करना है, z डॉट एंड डिम आप चेक कर लो तो 2 डायमेंशनल डेटा है। ओके, ये क्लियर हुआ। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या है। अब मैंने क्या करा, मैंने np डॉट कॉन्कैटिनेट यूज किया, अंडर ब्रैकेट x, y दिया। ओके, मैंने क्या किया, x, y दिया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। नीचे हमें ये लिखना चाहिए समझते समय
तो दोबारा रन कर देता हूँ। मैं x, y दिया, x, y देने के साथ मैंने इसको क्या करा, मैंने एक्सेस और दिया उसको, क्या दिया, एक्सेस, AXIS, एक्सेस। एक्सेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक्सेस दी 1, क्या दिया, एक्सेस 1। अब मैंने इसको रन किया और मैंने z को प्रिंट किया, तो यू कैन सी इसने किस तरीके से कॉन्कैटिनेट किया। इसने अब कॉलम वाइज देखा है डेटा, कैसा देखा है, कॉलम वाइज। अगर मैं एक्सेस 0 करता हूं तो 0 पे ये डेटा को कैसे देखेगा, रो वाइज, ठीक है। तो एक्सेस 0 का मतलब क्या होता है, कॉलम, सॉरी रो, और एक्सेस 1 का मतलब क्या होता है, कॉलम वाइज। तो यू कैन सी मेरा डेटा जो है वो कैसा देखा गया है, कॉलम वाइज देखा गया है जब मैंने एक्सेस 1 किया। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है कि डिफॉल्टली आप जब 2 डायमेंशनल डेटा को कॉन्कैटिनेट कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसका फॉर्मेट वो डेटा एड ऑन करके देगा आपको रो वाइज, ठीक है, ओके। और डिफॉल्ट फॉर्मेट में रो वाइज देगा, और आपको अगर उसे कॉलम वाइज डिसाइड करना है तो आपको उसका एक्सेस 1 देना पड़ेगा। वहां पर आप रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों फॉर्म में उसको डिसाइड कर सकते हो। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? यस, ये चीज क्लियर हुई, मैट्रिक्स को देखना बहुत जरूरी है। यस सर, ओके, दैट्स गुड। सो मैं यहाँ पे इसको फिर से प्रिंट एक्स एंटर प्रिंट y कर देता हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ। दिस इज माय 2 डायमेंशनल डेटा, ओके। सो नाउ अब मैं, यस, सॉरी टू इंटरप्ट। नो इशू। हमने इसको 2 डायमेंशन में देखा एंड देन वी लुक्ड एट इनटू 0 एक्सिस 0 एंड 1 करके। व्हाट अबाउट कि अगर मुझे पूरा 1 डायमेंशन में देखना है, 2 3 5 6 4 5 7 0 7 8 ऑल कमिंग इन वन रो, डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, राइट? तो उसके लिए भी कुछ अप्रोचेस रहती हैं। हाँ, जैसे आपने कॉन्कैटिनेट करके किस में डाल दिया, z में डाल दिया, एंड z का डायमेंशन जो है वो हमारा किस फॉर्मेट में आ रहा है, z.ndim, है ना, 2 डायमेंशन में, है ना। अब ऊपर मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं उसको ही पिकअप करके लेके आता हूँ। दिस इज माय फॉर्मेट, ओके। मैं यहाँ पे लेके आया, मैं इसको n में कर देता हूँ एंड इक्वल टू पेस्ट, एंड दिस वन इज माय v, एंड उसके बाद रीशेप कर दिया मैंने उसको, ओके। ये दिस इज कॉल्ड एन फ्लैटन एरे। आप जो बोल रहे थे ना 1 डायमेंशनल में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मेरे को पहले तो दोनों एरे अलग अलग थे मेरे, उनको मैंने कॉन्कैटिनेट किया, मैंने कुछ बनाई, उसको एक सिंगल 2 डायमेंशनल डेटा बना दिया, और फिर मैंने उसको रीशेप -1 कर दिया, और मेरा पूरा एरे जो है वो किस में आ गया, फ्लैटन एरे या 1D एरे में आ गया। आपको अगर ऐसा कभी भी कोई फॉर्मेट आता है, आप उसको लिए क्या कर सकते हो, इस तरीके से कैलकुलेट करके एंड में इसका चेक कर देता हूँ, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ये अप्रोच यूज कर सकते हो। तो ये हमारा 1D है और 8 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, ओके, अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ थैंक यू। and the next one is what, stack। stack क्या होता है, stack is what, जैसे आपने एक CD बॉक्स देखा होगा, पहले आते थे, अभी तो नहीं आते, पहले CD बॉक्स आते थे, एक के ऊपर एक CD रखी रहती थी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक गेम दिखा देता हूँ, दिस इज एन स्टैक, ठीक है। आप कभी भी देखोगे इस फॉर्मेट को हम स्टैक, टावर ऑफ है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब आपको नीचे ये वाला जो पर्पल कलर है जो भी है, ये ग्रीन कलर आपको निकालना है ब्लू में से, तो आपको पहले ब्लू वाली एड्रेस कटानी पड़ेगी, देन उसके बाद ये वाली एड्रेस ऊपर होगी। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टैक फॉर्मेट। तो अब मेरे को, मैं उसी स्टैक की बात कर रहा हूँ कि वही स्टैक फॉर्मेट में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। मैं एक स्टैक फॉर्मेट में भी इसको अरेंज कर सकता हूँ। मैं ST लिख के इसको काम चलाता हूँ, मेरे पास x एंड y है जिनका वैल्यू फॉर्मेट कुछ इस तरीके से अरेंज है। यानी तो मैं एक काम करते हैं, हम लोग 1D एरे यूज कर लेते हैं। 2D एरे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कॉन्कैटिनेट में, लेकिन 1D एरे को हम
इसमें अरेंज कर लेते हैं. So this is my 1D array and the print tags enter print y and we execute this one. अब मुझे स्टैक अरेंज करना है तो मैंने यहाँ पे लिया st इक्वल टू हमारा क्या है np डॉट स्टैक, दैट्स माय फंक्शन. इसको यूज करते हैं. दीज आर द डेटा फॉर्मेट्स. इसको हटाते हैं. हमारे पास क्या है x, y ये हमने दिया. उसके बाद हम इसको पहले इसको ऐसे ही चला देते हैं. यू कैन सी डायरेक्टली अरेंज हुआ है 2D फॉर्मेट में, है ना. अब इसका एक्सेस के बेसिस पे हम अरेंज करके देखते हैं. एक्सेस इक्वल टू 1 कर दिया. एक्सेस इक्वल टू क्या कर दिया 1 कर दिया. तो यू कैन सी ये किस तरीके से अरेंज हुआ है कॉलम वाइज 3 5 4 6 5 7 6 8. ओके. और अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में कैसे अरेंज होके आ रहा था, इस फॉर्मेट में अरेंज हो गया. ये काम आप कॉन्कैटिनेट से भी कर रहे थे और यही काम आप स्टैक से भी कर सकते हो. ओके, क्लियर हुआ. अब स्टैक के अंदर एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एच स्टैक. एच स्टैक इज व्हाट, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टैक. ओके, सो लेट मी चेक. मेरा एक्स एंड वाई में कोई चेंजेस नहीं हुआ है. सो मेरा 1D एरे है इसके अंदर भी. नाउ अब मैंने क्या करा, HT मैंने लिया HST, H स्टैक के फॉर्मेट में np डॉट h stack. लेट मी स्टार्ट. यस, मेरा फंक्शन सही है. तो देखो कोई फंक्शन आप रेगुलर यूजर नहीं हो तो कई बार आपको ये मिस्टेक आएंगी, तो आप प्लीज उसको हैंडल करने के लिए बहुत आसानी से शिफ्ट टैब दबा दो अगर आप जुपिटर में काम कर रहे हो. एग्जीक्यूट किया तो दिस इज अनदर फॉर्मेट कि हम 2 डायमेंशनल डेटा हम 1D फॉर्मेट में इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं. ओके. और अगर आपको कोई बोलते हैं कि मेरे को इसी डेटा को कॉलम वाइज अरेंज करना है, देखो मेरा ओरिजिनल डेटा अभी भी वही है, अगर मुझे कॉलम वाइज इसे अरेंज करना है तो वी आर यूजिंग व्हाट, वी स्टैक. हम क्या यूज कर सकते हैं, हम वी स्टैक यूज कर सकते हैं. वी स्टैक इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, वर्टिकल स्टैक. मैं इनके नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. दिस वन इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, हॉरिजॉन्टल स्टैक. ओके, एंड इसके बाद वाले में भी हम लोग लिख देते हैं दिस वन इज व्हाट, वर्टिकल स्टैक. ओके, दोनों के फॉर्मेट में आपने एक चीज देखी, ये 3 4 5 6, यानी कि ये कैसा चलता है. इसमें एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, रो वाइज. ओके, और वर्टिकल स्टैक कैसे चलेगा, कॉलम वाइज. ये छोटी छोटी चीज है, बस आपको की पॉइंट्स बना के रखने हैं तो आप उसमें चेक कर सकते हो. दिस इज माय वर्टिकल स्टैक और VST मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू np डॉट वी स्टैक. इसको मैंने यहाँ पे लिखा एंड द ब्रैकेट. यस, फंक्शन इज करेक्ट. सो इसमें फिर से हम ब्रैकेट देते हैं और हमारा x, y और हमारा VST को आप चेक करेंगे तो VST का आउटपुट कैसे आया, हमारा कॉलम वाइज आया. क्या आप इस तरीके से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो. एक और चीज होती है इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डी स्टैक. स्टैक के ही 3 फॉर्म्स में आपको बता दिए हैं, तो प्लीज केयरफुली आप इसको स्टडी कर लेना तो जैसे आपको क्लियर हो जाएगा. और एक फाइल में आपको शेयर करने वाला हूँ आज नंपाई के, जिसमें डिटेलिंग फॉर्मेट है, मैंने श्वेता को ऑलरेडी पहले भी दिखाया था, वो फाइल मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा. सो डी स्टैक इज व्हाट, DST इक्वल टू np डॉट डी स्टैक. ये हमने लिया और डी स्टैक का फंक्शन, यस इट्स करेक्ट. और मैं डी स्टैक को यहाँ पर प्रोसेस करता हूँ, एक और ब्रैकेट, और मैंने यहाँ पे दे दिया x, y और मैंने इसको रन किया DST. तो यू कैन सी इसका रिजल्ट कैसा है. इसका रिजल्ट 3D फॉर्मेट में चला गया है. ओके, 3D फॉर्मेट में इन द सेंस लाइक फॉर एग्जांपल आपका कहाँ गया हमारा, ये
नहीं आ गया। इसको मैं पिकअप करता हूँ, ये हमें चाहिए। ओके, हमें इसके पहले ये चीज देखनी है। तो डी स्टैक किस तरीके से वर्कआउट किया, तो ये हमारा डेटा था। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ये वी स्टैक है, नॉर्मली उसने रो फॉर्मेट में ले लिया। ओके, एंड एच स्टैक जो है आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में जा रहा है। और डी स्टैक कैसे जा रहा है, डी स्टैक जा रहा है कॉलम वाइज 1D एरे के साथ 3 5 4 6 5 7 6 8, और ये 3D फॉर्मेट है। आप DST का एंड चेक करोगे तो आपको क्लियर होगा, दिस इज व्हाट 3D फॉर्मेट एंड द शेप इज व्हाट DST.shape, your shape is what 1:4:2। एंड डी स्टैक के बारे में एक लाइन और मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, एंड इट्स वेरी सिंपल लाइन, दिस इज कॉल्ड व्हाट हाइट बेस्ड डेप्थ बोलते हैं इसको हम। बेसिकली हाइट डेप्थ भी बोल सकते हो, और यू कैन यूज द हाइट फॉर्मेट। ओके, हाइट वाइज हम लोग स्टेट ऑफ देखते हैं यहाँ पर। कॉलम वाइज भी आप एक तरीके से देख सकते हो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम, इस तरीके से उन्होंने उसको अरेंज करके रखा है 3D फॉर्मेट। ओके, I have one question now, Vishal. yes, So whenever you are taking a reference, जब भी आप you mentioned about a keyword जिससे आप reference check कर सकते हो कि syntax सही है या नहीं। shift tab, shift tab. yes, Now अब ये जो नीचे पॉपअप आया है, हाँ, signature, call signature, type, string, form, how to read this? सो देखिए ये हमारा सिग्नेचर है। सिग्नेचर एग्जैक्टली क्या होता है, जब भी आप कोई फंक्शन राइट कर रहे होते हो, राइट, सो दैट इज योर सिग्नेचर एंड दीज योर पैरामीटर्स, ये आपके पैरामीटर्स होते हैं। कॉल सिग्नेचर इज व्हाट, कॉल सिग्नेचर जब हम फंक्शन को कॉलिंग करेंगे, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन, दैट वन इज योर सिग्नेचर कि हम एग्जैक्टली उसको टपल में लेते हैं। कॉलिंग सिग्नेचर इज व्हाट, जब आप उसे एग्जैक्टली कॉल करो, यहाँ पे जब मैं कॉल करूँ, तो दिस इज व्हाट, ये आर्बिट्ररी आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्बिट्ररी आर्गुमेंट दोनों को हैंडल करते हैं, उसके बेसिस पे आप उसको हैंडल कर सकते हो। नीचे आपको उसके पूरे टाइप फॉर्मेट मिल जाता है। ये एरे फंक्शन का डिस्पैचर है और फंक्शन डी स्टैक है, और ये कौन सी फाइल में स्टोर है ये आपको मिल जाएगा। व्हाट योर डॉक्टर स्ट्रिंग, मतलब डी स्टैक एक्चुअली करता है, ये पूरे कंप्लीट आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। एंड जो रिटर्न फॉर्मेट्स रहते हैं और उसके पैरामीटर्स होते हैं, उनकी डिटेलिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। Okay, so अगर मुझको कुछ बग आ रहा है, फॉर्मूला सही से नहीं लगा, सिंटैक्स सही से नहीं लगा, in that case I can go through this and Yes, debug my formula. absolutely, exactly। आप जिस भी टूल में काम करते हो ना, उसमें आपको सजेशंस इसलिए आते हैं ताकि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड या आपकी टाइपिंग स्पीड बोलूं, जैसे मेरे को सोचना है इस चीज के बारे में। मैंने आपको अपना एक प्रॉब्लम बताया था कि मैं कॉन्केटेनेट की स्पेलिंग लिख रहा था, मैं रुक गया था बीच में, चेक करना था मेरा स्पेलिंग सही है कि नहीं है। तो ये मेरा कॉन्केटेनेट है। कई बार क्या होता है, जैसे हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मेरे को एरर आ रही है, एंड मैं स्क्रॉल डाउन करके एरर पढ़ने की सोच रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया तो ठीक, नहीं तो मेरे को यहीं पे सही करना है, तो मैं शिफ्ट टैब दबाता हूँ। देखो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं आया, मैं शिफ्ट टैब प्रेस कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं आया। मैंने यहाँ पर जो मिसिंग किया था, मैंने इसको अरेंज किया, मैंने शिफ्ट टैब लगाया, तो ये मेरे को डिटेल मिल जाती है। तो इससे हम एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यस दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कंप्लीटली करेक्ट और नॉट। जो प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका होता है किसी भी टूल के अंदर। और हर टूल में ये शिफ्ट टैब वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलग अलग भी हो सकता है। उसको आप सिर्फ ये इसमें काम कर रहे हैं अभी जुपिटर में, बाकी समय ये थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो आपको टूल ट्रेनिंग जो रहती है ना, तो भी टूल आपकी कंपनी में यूज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको देखना पड़ता है उसको, क्योंकि मार्केट में कोई कंपनी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। दे आर यूजिंग, सम पीपल आर यूजिंग जुपिटर नोटबुक एंड वो उठा के फिर उसको स्पाइडर में डालते हैं, जो जिसमें कंफर्टेबल होता है वो उसमें वर्कआउट करता है, अपना मॉडल डिजाइन किया एंड देन मूव टू दी अनदर टूल, तो उसको कॉपी पेस्ट भी करके लोग काम चलाते हैं। ओके, Got it. Thank you. ओके, ठीक है। तो अब हमारे 4 सेक्शंस और बचे हुए हैं, जो कि हम मंडे को कवर अप करके रैप अप कर देंगे इसको, और इससे रिलेटेड कुछ चीजें रहेंगी जो मैं आपको अलग अलग फॉर्मेट्स बताऊंगा।
numpy से रिलेटेड जो अदर पैकेजेस के हेल्प से होती है। तो numpy हमारा इस पे रैप अप हो जाएगा और मैंने आपको एक लिंक शेयर किया हुआ था डॉक्स का, ओके, एंड दिस वन इज, लेट मी चेक, मैं आपको शो कर देता हूँ। अभी तो मैं आपको ये वाली फाइल शेयर कर देता हूँ और एक सेशन और है numpy के ऊपर, फिर आपका numpy रैप। मैं आपको डॉक्स पे दिखा देता हूँ। ओके, सो दिस इज योर डॉक्स, ये आपको मिल गया होगा। आप लिंक पे क्लिक करोगे, एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लो आप लोग एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप फोन से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एक्सेसिबल है सर, एक्सेसिबल है ना, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस यहाँ पे एरेज के हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं यहाँ से, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये क्वेश्चन एक लेवल अप होते जाएंगे, ठीक है। जो कुछ चीजें आपको जैसे समझ में नहीं आएंगी, जैसे इज इन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको उसको रीड अप करना है, गूगल पे जाके आप उसको सर्च आउट कर सकते हो। तो ये वैल्यूज होती क्या है, मैंने उसे करेक्ट कर दिया, सर्च करने की जगह आप इसे कॉपी कर लो और गूगल पे जाके आप सर्च आउट कर लो ये वैल्यूज कौन सी होते हैं। मैट्रिक्स फॉर्मेट्स हैं, तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप किसी भी बायजूस की वेबसाइट पे जाके इसके एग्जांपल्स देख सकते हो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको हेल्प आउट मिल जाएगा। ओके, सो ये मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है और नीचे आपके इंडेक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, रैंडम फॉर्मेट पे भी है, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग पे मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। दैट मींस आप अगर numpy से प्रैक्टिस करते हो स्टैटिकल फॉर्मेट पे भी, तो भी आपको ये पूरा कंप्लीट हेल्प आउट कर जाएगा। ओके, और लीड कोड के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे इसके थ्रू। क्लियर है? यस, अभी कोई डाउट आज के सेशन में आप लोगों को किसी भी टाइप का? सर ये जो आपने एच स्टैक और वी स्टैक बताया है ना, इसको किसी भी एक को 2D में भी बता दीजिए, 2D का एग्जांपल देके। ओके, किसी भी तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक 2D एरे हम लोग पिकअप कर लेते हैं यहाँ से। हम नीचे जाते हैं, 2D एरे यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। हम td इक्वल टू np डॉट स्टैक यूज कर लेते हैं, सिंपल वाला, एंड x कॉमा y हमने इसको रन किया, नीचे स्प्राइट किया td, तो यू कैन सी ये इंडिविजुअल फॉर्म आपको क्रिएट करके देगा। तो मैं td का आपको शेप एंडिम दिखा देता हूँ। व्हाट इज द एंडिम? इट्स 3D फॉर्मेट। आप देखोगे कितने ब्रैकेट है, 3, और लास्ट में कितने ब्रैकेट है, 3। तो जब आपने स्टैक को देखा तो ये कैसे अटैच कर रहे हैं, ये रो वाइज कर रहे हैं अभी 2 3 4 5 5 6 7 8। अब मेरे को इसको एक्सेस चेंज कर दूंगा मैं, इसमें सिंपली एक्सेस इक्वल टू 1 कर दूंगा, तो यू कैन सी मेरा 2D फॉर्मेट जो है वो किस फॉर्मेट में चला गया, कॉलम वाइज चला गया। अब ऐसे ये फर्स्ट रो और सेकंड वाले का फर्स्ट रो एक पूरा एरे के अंदर आ गया, ये सेकंड रो और ये सेकंड रोज का ये पूरा एरे। अब अगर आप वी स्टैक यूज करते हो इसके अंदर, ठीक है, वीडी लिख दे दो, वी स्टैक यूज करते हो, np डॉट वी स्टैक ब्रैकेट x कॉमा y। अब आपको मैं vd प्रिंट करके दिखाता हूँ। सो vd इज व्हाट, अब आपका ये 2D फॉर्मेट में गया, तो ये गया कैसे, रो वाइज अरेंजमेंट हुआ है, वर्टिकल फॉर्मेट 2 3 4 5 5 6 7 8। तो यू कैन सी 2 3 4 5 5 6 7 8। इसमें एक्स एक्सिस का कोई फॉर्मेट नहीं है बिकॉज ये रो वाइज अटैच करता है। अब आपका एच स्टैक की बात करते हैं। दिस वन इज hd एंड np डॉट h stack ब्रैकेट x कॉमा y। मैंने इसको रन किया, तो एक और ब्रैकेट मुझे असाइन करना है, और ये हमारा कैसे दिखेगा, कॉलम वाइज दिखेगा। तो आपका hd का आउटपुट क्या होगा, hd का आपका आउटपुट होगा क्या, इस तरीके से। तो अब hd ने क्या करा कि आपका जो डेटा था तो वो कैसे अरेंज कर दिया, 2 3 4 5 एक साथ, 5 6 7 8 एक साथ, रो वाइज अटैच करके आपको दे दे। देखो 2 3 5 6, सॉरी कॉलम वाइज देखते हैं, मैं
गड़बड़ हो गया, मैं वी स्टैक के फॉर्मेट पे देख रहा था, ये हॉरिजॉन्टल है, कॉलम वाइज देखेगा तो 2 3 2 3 5 6 इन दोनों को देखेगा 2 3 5 6। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ आपके लिए, ये क्या होगा, चलो ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, कोई इशू नहीं है। सो यू कैन सी दिस इज माय आउटपुट। और इसी में डेप्थ स्टैक देखेंगे तो डी स्टैक के फॉर्मेट में dd इक्वल टू np डॉट डी स्टैक, हम लोग उसको यहाँ पे लेते हैं अंडर ब्रैकेट x, y, यहाँ पे देते हैं, रन करते हैं। आउटपुट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एनी आइडिया इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? मैं एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कॉलम वाइज ऐसे देखना ना, एक एक कॉलम 2 5 3 6 4 7 5 8 2 5 3 6 4 7 5 8 इस तरीके से देखेगा। ये क्लियर हुआ? यस श्वेता? यस सर। ओके, सो फॉर्मेट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होंगे कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आप उसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो ये वाली फाइल मैं आपको शेयर करूंगा अभी। ओके ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, सो आप लोग ये वाले क्वेश्चंस देखिएगा, आप एक एक क्वेश्चन प्रोसेस करने का कोशिश कीजिएगा। बाकी जो जैसे जीरो से फिलअप करना है वंस मैट्रिक्स, ये मैं आपको जो मंडे को हमारा सेशन होगा उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे पूरा कंप्लीट। ओके, सारे मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स कैसे बनते हैं वो सारी चीजें मैं आपको मंडे को बताऊंगा। ओके ओके गाइस, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे मैंने अपने पीसी पे जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करी, तो मैं कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली जुपिटर नोटबुक में शो हो रही है, जो मुझे चाहिए नहीं है उसमें, तो मैं आज जब उनको डिलीट कर रही थी तो वो परमानेंटली डिलीट क्या डेस्कटॉप से भी हो जाएंगी अगर हम जुपिटर नोटबुक से भी डिलीट करेंगे तो? नहीं, वो जुपिटर नोटबुक से डिलीट नहीं होगी। जैसे आप अभी मेरा जुपिटर नोटबुक देख रहे हो, राइट? सो ये सर्वर बेस्ड होता है, और सर्वर पे क्या होता है, ये आपका सिस्टम शो कर रहा होता है। आप जैसे यहाँ से कोई भी चीज हटाते हो तो वो पर्टिकुलरली यहाँ से गायब होगा, कहीं और से गायब नहीं होगा। मेरा एक जैसे सी लाइन मॉडर्न C++ का एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, मुझे उसको रिमूव करना है, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया। परमानेंटली डिलीट करना है, मैंने इसको यहाँ से परमानेंटली डिलीट करा। डायरेक्टली मस्ट बी एम्प्टी बिफोर डिलीटेड, सो उसने मेरे को बता दिया डायरेक्टरी के अंदर कुछ है, तो मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। ये मेरा फाइल पड़ा हुआ है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देखो ये भी अभी भी कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्टरी ओपन है, ये भी डायरेक्टरी है, इसके अंदर आए। यहाँ से अगर मैं डिलीट कर देती हूँ तो वो डेस्कटॉप पे तो रहेंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि वहां पर रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, मेरा वहां पर डेटा अवेलेबल रहेगा। ओके सर। ओके, एक बार आप अपना फाइल क्रिएट करके एक बार टेस्ट करके भी देख लीजिएगा। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय। चलो फिर नेक्स्ट मंडे मिलते हैं हम लोग और उसको आके प्रोसेस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, बाय बाय। बाय।